हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर चल रहे थे आपके एनएमआर के। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन चला था। ठीक है, और उसके बारे में मैंने उसका प्रिंसिपल्स डिस्कस किया था और न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आपका डिस्कस की थी। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की कैसे कैसे क्या आपका दो तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। एक आपका लीनियर स्वीप मेथड और दूसरा आपका फील्ड स्वीप मेथड, राइट। तो दो मेथड आप इस लेक्चर में हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि यार कैसे आपका कोई न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव होता है। न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू में आपको बता चुका था, क्या उसके एनएमआर एक्टिव होने की कंडीशंस थी, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। देखो, तो मैंने आपको बोला कि यार कोई भी आपका एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है या कोई न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो न्यूक्लियाई क्या करता है, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होने की कोशिश करता है। सपोज दैट ये आपका न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जनरली हमारा इंटरेस्ट रहता है आपका प्रोटॉन एंड आपका न्यूट्रॉन में। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हैं, बट इलेक्ट्रॉन में हमारा बेसिकली हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ आपका एक फर्मियन होता है। ठीक है, बट मैंने बोला कि यार एनएमआर में हम न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस स्टडी कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे होता है, क्योंकि जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू डिपेंड करती है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती है। तो मैंने आपको बोला था कि यार किसी न्यूक्लियाई को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या किसी भी चार्ज स्पीशीज को आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो टाइनी मैग्नेट की तरह या टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ न्यूक्लियाई का यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ आपका नॉर्थ होगा। इसका रीजन क्या है कि यार अगर ये ऐसे अलाइन नहीं होना चाहेगा, अगर ये आपका साउथ है, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ है, तो न्यूक्लियाई का भी ये नॉर्थ और ये साउथ नहीं होगा, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सेम पोल हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को अपोजिट करता है, या हम केमिस्ट्री में ये भी कहते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को अपोजिट करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो न्यूक्लियाई अपने आप को इस तरीके से अलाइन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं फ्री न्यूक्लियाई की बात करता हूँ, ये ठीक है, ये आपका फ्री न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियाई भी परपेंडिकुलर है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फ्री न्यूक्लियाई का मतलब है कि वो किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर सकता है। ठीक है, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यूं दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो अलाइन जब होगा तो इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है और ये एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट। तो इतना मैंने आपको बताया था। और इसके आगे मैंने आपको ये भी बोला कि यार हम इसमें आरएफ रेडिएशंस डालते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर स्पाइनिंग और आपका स्पाइनिंग की वजह से जब हम इसमें एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में स्पाइनिंग होता है, स्पिन होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एंगुलर मोशन भी होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ये न्यूक्लियाई है और यहाँ पर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका एंगुलर मोशन भी करता है, एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो और इसी वेलोसिटी को बोलते हैं हम प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला था कि प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एच नॉट, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डिपेंड करता है आपका प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। अगर कोई न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो उसमें स्पिन मोशन तो होगा ही, ये आपका स्पिन मोशन है, स्पाइनिंग कर रहा है, प्रोटॉन आपका स्पाइन हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो उसके साथ साथ उसमें एक अप्लाइड फोर्स लगेगा और उस अप्लाइड फोर्स से इस तरीके से वो एंगुलर मोशन भी करता है, एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी होती है, और उसी एंगुलर वेलोसिटी को हम दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी या आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जस्ट आप ऐसे मान लो कि यार ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक न्यूक्लियस है, और वो इस तरीके से पहले स्पिन मोशन ओनली ऐसे कर रहा था। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया या एक्सटर्नल एक अप्लाइड फोर्स दिया, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा और वहाँ पर आपका इस तरीके से मोशन करेगा।
ठीक है, इस तरीके से मोशन करेगा तो उसके साथ साथ वो एक एंगल को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगल कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम को कितना आपका एंगल को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड आपका एंगुलर वेलोसिटी, या उसी चीज़ को बोलते हैं प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जबकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, जो स्पाइनिंग मोशन है, ये आपका जो स्पाइनिंग मोशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। इट मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्पाइनिंग मोशन या स्पाइनिंग वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, स्पाइनिंग मोशन या स्पाइनिंग वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो फिर मैंने बात की थी आपका न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आई के बारे में कि कोई न्यूक्लियाई कैसे आपका एनएमआर एक्टिव होता है। मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने कहा कि यार अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज स्पीशीज तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जो न्यूट्रल स्पीशीज है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यार इसका मतलब तो जो आई की वैल्यू है एनएमआर के लिए वो n+p में डिपेंड कर रहा है। तो वैसे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार n तो यानी कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, फिर यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन वो बना किससे, आपका चार्ज पार्टिकल से ही बना है। और किससे बना होता है, आपका क्वार्क से बना होता है। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि यार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 3 टाइप के क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के क्वार्क से बने होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, यहाँ पर 2 अप और 1 डाउन होता है, और यहाँ पर आपका 1 डाउन होता है और 2 डाउन होते हैं और 1 अप होता है। ये है आपका न्यूट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन। तो जो अप क्वार्क की वैल्यू होती है, अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो 2/3 होती है, और डाउन क्वार्क की वैल्यू -1/3 होती है, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। प्रोटॉन पर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो +1 आ रहा था, और न्यूट्रॉन का आपका 0 आ रहा था। तो इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल है, लेकिन किससे बना, किससे आपका बना, ये चार्ज पार्टिकल से बना है, चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। दैट्स वाई जब हम न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो न्यूट्रॉन भी मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। क्योंकि किसकी वजह से, क्वार्क की वजह से, क्योंकि वो इट्ससेल्फ किससे बना है, आपका चार्ज से बना हुआ है। चार्ज आपका सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, यानी कि क्वार्क से बना है। मैंने आपके क्वार्क के टाइप बताए थे। क्वार्क बेसिकली 6 टाइप के थे, टॉप, बॉटम एंड स्ट्रेंथ, चार्म और अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर अप एंड डाउन आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप एंड डाउन क्वार्क से बने होते हैं, राइट। इतना मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि यार जो एनएमआर एक्टिव की कंडीशंस क्या होती है। सपोज दैट ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये आपका, चलो इसको प्रोटॉन करते हैं, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये आपका आई वैल्यूज है। मैंने आपको इवन ऐसा कॉम्बिनेशन बताया था, इफ प्रोटॉन इज इवन एंड आपका न्यूट्रॉन इज इवन देन द वैल्यू ऑफ आई विल बी 0, ठीक है, दैट इज एनएमआर एक्टिव। दोज न्यूक्लियाइज विच हैविंग न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू है अगर वो 0 होती है तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई विल बी एनएमआर इनएक्टिव, ठीक है। तो ये आपके एनएमआर इनएक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आपका 6C12, क्योंकि इसके पास आपका 6 आपके प्रोटॉन है और आपका 6 आपके न्यूट्रॉन है, तो दोनों का नंबर आपका इवन है। अगर दोनों का नंबर इवन होता है तो ये एनएमआर इनएक्टिव है। ये इवन होने पर कैसे आई की वैल्यू 0 आई है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, राइट। नेक्स्ट, अगर प्रोटॉन का नंबर आपका इवन होता है और न्यूट्रॉन आपके ऑड होते हैं तो आई की वैल्यू इवन ऑड या ऑड इवन के कॉम्बिनेशन में जो आई की वैल्यू होती है वो आपका फ्रैक्शनल होती है। वो 1/2 हो सकता है, वो आपका 3/2 हो सकता है, वो 5/2 हो सकता है, वो 7/2 हो सकता है, लेकिन होगा आपका फ्रैक्शनल। और ऐसे न्यूक्लियर क्या होते हैं, आपके एनएमआर एक्टिव होते हैं, ठीक है। एनएमआर एक्टिव होता है, इट मीन्स अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये वाले, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जब आई की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियाई को रखता हूँ, ठीक है, तो ये इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो
जैसी डायरेक्शन उसकी पहले होगी वैसी ही अभी भी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यार ऐसे न्यूक्लियाई जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिनमें कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जिनमें कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एनएमआर इनएक्टिव, ठीक है। इट मीन्स वो वर्टिकली आपका परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे, एक ही ओरिएंटेशन है और वो है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई विल बी एनएमआर इनएक्टिव, राइट। और ये वाले आपके एनएमआर एक्टिव होंगे। अब ऐसे अगर आपका ये ऑड है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड एंड न्यूट्रॉन भी आपके ऑड होंगे, तो तब जो आई की वैल्यू होती है ये आपका इंटीजर होती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ भी आपका और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपका ऑड कॉम्बिनेशन में आई की वैल्यूज होंगी, और ये भी आपका क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होता है, राइट। जनरली आपका जो जब आई की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1/2 है, ठीक है, जब आई वैल्यू ग्रेटर देन आपका 1/2 है, तो तब ये जो न्यूक्लियाई कहलाते हैं क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अगर 1/2 से ज़्यादा है आई की वैल्यू, तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं, आपके क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई कहते हैं हम। ये सारी चीज़ें फिर NQR होता है एक, ठीक है, न्यूक्लियर क्वाड्रपोलर रेजोनेंस, तो वहाँ पर जनरली उसको ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन ESR में भी आप क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो ये है आपका एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव की कंडीशंस। अब देखो, इसमें मैंने आपको बोला था कि यार हाँ, ये जो लेक्चर है बेसिकली आपका एब्जॉर्प्शन पैटर्न पे है, यानी कि जो आपका स्पेक्ट्रा मिलता है वो कौन सा स्पेक्ट्रा जनरली हमें मिलता है एग्जाम में, या फिर जनरली जो बुक्स में हमें स्पेक्ट्रा दिया होता है वो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। क्या आपका RF और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, एक्चुअली दो मेथड्स होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, दो मेथड्स हैं। एक आपका है लीनियर स्वीप मेथड, ठीक है, लीनियर स्वीप मेथड, और दूसरा आपका फील्ड स्वीप मेथड, फील्ड स्वीप मेथड, ठीक है। लीनियर स्वीप मेथड और फील्ड स्वीप मेथड एक्चुअली होता क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनएमआर का, राइट। जो आपका LS मेथड है, यानी कि लीनियर स्वीप मेथड, शॉर्ट में मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, LS मेथड, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आपका लीनियर स्वीप मेथड, यानी कि LS मेथड, और ये आपका FS मेथड है, फील्ड स्वीप मेथड, ये आपका फील्ड स्वीप मेथड है। अब होता क्या है, LS मेथड क्या है और फील्ड स्वीप मेथड क्या है। देखो, LS मेथड में आपका फर्स्ट वन इज डिस्कस करते हैं आपका लीनियर स्वीप मेथड को, लीनियर स्वीप मेथड। देखो, लीनियर स्वीप मेथड में क्या होता है, RF यहाँ पर आपका वेरी होता है, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये आपका वेरी किया जाता है, जबकि जो B0 है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको कांस्टेंट लेते हैं, इसको आपका कांस्टेंट। देखो, आपको एक लाइन में याद रखना है कि यार लीनियर स्वीप मेथड क्या है, जहाँ पर RF रेडियो फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है, इनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आपका वेरिएबल है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं आपका लीनियर स्वीप मेथड। अब होता क्या है, कैसे आपका कांस्टेंट करते हैं या कैसे आपका वेरी करते हैं। मान लो एग्जाम्पल है आपके पास, एथेनॉल ले लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, ये आपका एथेनॉल है एग्जाम्पल, ठीक है, CH3CH2OH। अब मैंने इस एथेनॉल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने कांस्टेंट, देखो फर्स्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ, RF आपका वेरी कर रहा है, B0 आपका कांस्टेंट है, यानी कि व्हाट इज B0 इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सपोज दैट 1.41 टेस्ला आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला इस कंपाउंड में, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालने से क्या होता है कि यार ये जो न्यूक्लियाई हैं CH3CH2OH, अलग अलग इन्वायरमेंट में आपके प्रोटॉन हैं, तो ये अलग अलग इन्वायरमेंट के प्रोटॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह, इनका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये भी आपका टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कांस्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये
याद रखनी है आपको कि यार जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे जो न्यूक्लियाई हैं, एक आपका CH3 है, CH2 है एंड आपका OH है, ये सारे न्यूक्लियाई अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फील करेंगे। मतलब इक्वली 1.41 टेस्ला का इक्वली इनमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यार देखो CH3 मोस्ट शिल्डेड है, ये जो CH3 है सबसे ज़्यादा आपका शिल्डेड है। अगर शिल्डेड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसका जो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड CH3 का सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा आपका OH का। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर एक रेफरेंस कंपाउंड भी हम लेते हैं, रेफरेंस NMR का रेफरेंस होता है। रेफरेंस कंपाउंड में भी अलग से वीडियो बनेगी कि रेफरेंस कंपाउंड TMS ही क्यों लिया जाता है, क्या TMS की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। टेट्रामिथाइलसिलेन, अभी के लिए ये देख लो कि यार टेट्रामिथाइलसिलेन आपका हाईली शिल्डेड होता है, इनकी 12 देखो SiCH3 का होल 4, इसमें 12 आपके प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए हाईली शिल्डेड है। सिलिकॉन एटम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई। TMS और वॉलेटाइल कंपाउंड होता है, तो इसलिए जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आपका TMS इज द रेफरेंस कंपाउंड, राइट। अब देखो है क्या, मैंने आपको बोला था कि 1.41 टेस्ला कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो आपको ये याद रखने की यार देखो कि जब भी हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट के न्यूक्लियाई डिफरेंट स्ट्रेंथ की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो CH3, CH2, OH है, इनका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसकी कौन से प्रोटॉन का में पड़ेगा, CH3 में पड़ेगा, CH2 में पड़ेगा या OH में पड़ेगा? देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा OH में। ये वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड होता है, ये वाला मोस्ट अफेक्टेड बाय व्हाट? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने किससे शो किया था आपका? हाँ चलो H0 से कर लेते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0 या B0 जो भी आप लिखते हो, देखो मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? OH, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है वो सबसे क्योंकि इसकी ये जो OH है ये लेस सील्डेड है, ये क्या कह सकते हैं हम इसको? डिसील्डेड, ठीक है। ये डिसील्डेड है, हाईली आपका डिसील्डेड है या लेस सील्डेड भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं OH के लिए। जो जितना ज़्यादा डिसील्डेड होगा उतना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 1.41 टेस्ला का इफेक्ट उतना ज़्यादा पड़ेगा उस पर, राइट। यानी कि हम यूं कह सकते फिर अगर इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा तो इसके लिए जो PF होगा, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होगी OH की, वो आपका क्या होगी? ज़्यादा होगी। आई बात समझ? मैंने क्या बोला? 1.41 टेस्ला जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो OH सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। सबसे लीस्ट अफेक्टेड क्या है? आपका CH3 है। रीजन CH3 का अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर इसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज ज़्यादा करेगा, यानी कि इसके न्यूक्लियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा कम अफेक्टेड होंगे। दैट्स व्हाई द प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या? द प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी इस CH3 के लिए क्या होगी? आपका कम होगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो सबसे कम पड़ रहा है। आप लिख सकते हो लीस्ट अफेक्टेड बाय व्हाट? H0। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये सबसे कम आपका अफेक्टेड है, जबकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा उसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जो सबसे कम आपका अफेक्टेड होगा उसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी आपका कम होगी, ठीक है। देन आपका CH2 की थोड़ा प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी CH3 से ज़्यादा होगी, OH की सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि अब आपने क्या देखो, रेजोनेंस कब होता है, मतलब सिग्नल्स हमें कब मिलते हैं? हम क्या डालते हैं? आपका RF, ठीक है, RF डालते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपका डाली जाती है, ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने डाला। रेडियो फ्रीक्वेंसी जब डालोगे तो सबसे पहले मैच किससे होगा? जिसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कम होगी
जिसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो सबसे पहले मैच करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ टीएमएस की, तो टीएमएस तो CS3 से भी ज़्यादा शिल्डेड है, यानी कि सबसे कम इफेक्ट तो टीएमएस में पड़ेगा, देन आपका CS3, देन CS2, देन OH, यानी कि सबसे पहले RF किससे मैच करता है, टीएमएस के प्रोटॉन से, यानी कि सबसे पहले जो सिग्नल मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपका टीएमएस का सिग्नल। क्यों? क्योंकि जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले आपका प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, यानी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है जहाँ पर, वहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है और वहीं पर आपका स्पेक्ट्रा मिलता है। कहने का मतलब टीएमएस हाईली शिल्डेड था, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट सबसे कम पड़ रहा था, यानी कि प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कम थी। जब हमने आरएफ डाला तो सबसे पहले आपका इससे मैच हुआ, तो सिग्नल सबसे पहले आएगा टीएमएस, देन CS3, देन CS2, देन आपका OH रिस्पेक्टिवली। हम कह सकते हैं कि OH का जो सिग्नल है या एब्जॉर्प्शन है सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि इसकी जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा होगी। कब? जब आपका लीनियर स्वीप मेथड है, ये याद रखना है आपको समझने हैं। देखो लीनियर स्वीप मेथड में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करते हैं और आरएफ को हम वेरी करते हैं। यहाँ पर आरएफ देखो, आपने 1.41 टेस्ला डाला, अब देखो आपने आरएफ वेरी करते गए, टीएमएस से मैच कर गया, फिर आप नेक्स्ट आरएफ को फिर से वेरी करोगे, फिर CS3 से, फिर आपका CS3 से मैच करेगा, देन आपका CS2 से मैच करेगा, देन आपका OH से। तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन इज दैट कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, लेकिन आरएफ क्या आपका, आरएफ आपका वेरिएबल है, राइट। ये था आपका लीनियर स्वीप मेथड। अब नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि सिग्नल कैसे मिलेंगे फिर। जैसे अगर मैं जनरली क्या होता है कि ये जनरली हमारा जो ऑन पेपर जो हमें सिग्नल मिलता है वो लेफ्ट टू राइट मिलता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अगर नॉर्मल स्पेक्ट्रा की बात करें या नॉर्मल ग्राफ की बात करें तो वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट टू राइट में आपने एनएमआर का अगर ग्राफ देखा होगा, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो सबसे पहले किसका सिग्नल आ रहा है, सबसे पहले आपका टीएमएस का आ रहा है। तो यार आपने एनएमआर जब ग्राफ देखा होगा ना, तो सबसे नॉर्मल स्पेक्ट्रा अगर आप देखोगे तो टीएमएस तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट आना चाहिए, देन OH आपका यहाँ आना चाहिए। लेकिन आपको जो ग्राफ मिलता है टीएमएस आपका हमें मिलता है यहाँ पर सबसे पहले, मतलब एक्सट्रीम राइट। अगर मैं ऐसे देखता हूँ, ठीक है, आपके अगर ऐसे देखने पे एक्सट्रीम राइट आपका टीएमएस मिलता है, यानी कि फिर आपका ये CS3 मिलेगा, ये आपका CS2 मिलेगा और ये आपका OH मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस स्पेक्ट्रा की, तो होना क्या चाहिए, टीएमएस यहाँ होना चाहिए, देन CS3 होना चाहिए, देन CS2, देन OH। तो हम इसको वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको देखो, दो स्केल होते हैं केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए, एक होता है डेल्टा स्केल और दूसरा होता है आपका टाउ स्केल। तो मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए आपका टाउ स्केल कर सकता हूँ कि क्या 10 माइनस डेल्टा करके, ठीक है, इन ppm 10 माइनस डेल्टा करके मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 माइनस डेल्टा में क्या होगा, टाउ स्केल में ये आपका 10, वैसे ये 0 माना जाता है, तो टाउ स्केल में ये आपका 10 होगा एंड रिस्पेक्टिवली 10 to 0 ऐसे होता है टाउ स्केल में। तो दूसरा स्केल होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है आपका डेल्टा स्केल। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिसर्च में जनरली हर जगह आपका डेल्टा स्केल हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और लेकिन दोनों चीज़ आपका यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन टाउ और डेल्टा स्केल क्या है, टाउ अगर डेल्टा स्केल आपको पता है तो टाउ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा करोगे तो आपको टाउ स्केल भी पता चल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं आपका फील्ड स्वीप मेथड। देखो फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है, और जो जनरली आपको स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है, और जो मोर कन्वीनियंट है वो है आपका फील्ड स्वीप मेथड, इनकी FS मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। जो हम करते हैं जनरली वो हम फील्ड स्वीप मेथड ही करते हैं। कैसे करते हैं, देखो फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है, हमने लीनियर स्वीप मेथड में तो क्या किया था, RF को वेरी किया था। लीनियर स्वीप मेथड में हमने RF वेरी किया था, यहाँ पर क्या था आपका RF वेरिएबल था और B0 आपका कांस्टेंट था, या H0 में यूज किया था, H0 आपका कांस्टेंट था, राइट। जबकि यहाँ पर क्या होगा, RF कांस्टेंट रखा जाता है, RF आपका कांस्टेंट रखा जाता है और H0 को आपका वेरी करते हैं, H0 को आपका वेरी करते हैं, राइट।
ये होता है आपका फील्ड स्वीप मेथड। तो फील्ड स्वीप मेथड में आपका RF कांस्टेंट होता है और H0 आपका वेरी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका फील्ड स्वीप मेथड। तो होता क्या है, देखो मान लो यही चीज़, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये इसका साउथ होगा, ये इसका नॉर्थ होगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाता है, ठीक। तो जैसे ही अलाइन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, हम यहाँ से RF देते हैं। प्रिंसिपल यही है कि जब हमने RF दिया, यहाँ पर डिटेक्टर है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, ठीक है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंट, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिट, यही तो प्रिंसिपल होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि कैसे सिग्नलिंग ऑब्टेन होती है। तो यार जैसे ही आपका जैसे ही हम न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, मैग्नेटिज्म जनरेट होने से इसमें प्रिसीजन होगा, प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी आएगी। देन आपका RF अगर आप डालते हो, उसके परपेंडिकुलर ही RF डाला जाता है। एक चीज़ और मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, ये परपेंडिकुलर डाला जाता है। जैसे प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन अगर ये है तो आपका जो RF होगा ये यूँ पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका प्रिसीजन ऐसे हो रहा है, प्रिसीजन आपका ऐसे हो रहा है, तो जो RF पड़ेगा, प्रिसीजन ऐसे हुआ तो हाँ RF पड़ेगा ऐसे, तभी तो परपेंडिकुलर बनना ना। तो जब अगर प्रिसीजन यूँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आपका प्रिसीजन हो रहा है, तो जो आपका RF पड़ेगा वो उसके परपेंडिकुलर पड़ेगा, इस तरीके का होता है, राइट। तो मैंने आपको बोला कि जहाँ पर आपका PF मैच करता है आपका इसके HNO से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, राइट। तो देखो फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है, हमने RF को कांस्टेंट किया और H0 को वेरी किया। मान लो RF मैंने 60 मेगाहर्ट्ज RF मैंने यूज़ किया, यानी कि 60 मेगाहर्ट्ज थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, बट वेरी करेंगे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम सपोज दैट, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 OH आपके न्यूक्लियाई हैं, इसमें हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। आपने यहाँ पर क्या करना है, RF को कांस्टेंट करना है। इट इज़ अ मोर कन्वीनियंट टेक्निक, ठीक है। जनरली हमें जो मिलता है स्पेक्ट्रा, हम इसमें यही करते हैं, RF को हम कांस्टेंट रखते हैं, यह RF आपका कांस्टेंट होगा। बल्कि जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B0 या H0 इज अ वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल होता है, ये आपका वेरिएबल होता है या वेरी करते हैं हम, अकॉर्डिंगली आपका वेरी करते हैं। तो देखो अगर मैं RF डालता हूँ या H0 अगर वेरी करता हूँ, तो देखो सबसे पहले रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और H0 आपका वेरिएबल है। तो मैंने आपको बोला कि जस्ट आपका उल्टा होगा, जैसे हमने लीनियर स्वीप मेथड में देखा। यहाँ पर फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा, मान लो 60 मेगाहर्ट्ज आपने रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी डाली, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपका रेजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज़्यादा जो RF का इफेक्ट पड़ेगा, CH3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो CH3 है, CH3 आपका मोस्ट शिल्डेड है, ठीक है, और OH क्या है, डिशिल्डेड है। तो ठीक है, सबसे पहले फील्ड स्वीप मेथड में आपका OH का एब्जॉर्प्शन आएगा, देन आपका CH2 का आएगा, देन आपका CH3 का आएगा। क्योंकि जो मान लो आपने 1.41 टेस्ला डाला, ठीक है, तो 1.41 टेस्ला का CH3 में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या TMS में आपका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना OH में, क्योंकि OH आपका डिशिल्डेड है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन इन फील्ड स्वीप मेथड, OH गिव्स फर्स्ट सिग्नल, ठीक है, या OH का जो एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले होगा, देन आपका CH2 का, देन आपका CH3 का, देन आपका TMS का। तो TMS का सिग्नल सबसे लास्ट आता है। यहाँ पर देखो ऐसे जनरली सिग्नल मिलेगा, जैसे आपका ये है, तो सबसे पहले आपका OH मिलेगा, देन आपका CH2 मिलेगा, देन आपका CH3 मिलेगा, देन आपका TMS मिलेगा। क्योंकि TMS मोस्ट शिल्डेड कंपाउंड है, मोस्ट शिल्डेड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि TMS में आपके 12 प्रोटॉन होते हैं। दैट्स वाई TMS सबसे लास्ट में आपका एब्जॉर्प्शन देता है इन फील्ड स्वीप मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फील्ड स्वीप मेथड मोर कन्वीनियंट है रादर देन आपका लीनियर स्वीप मेथड से, ठीक है। फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वेरी
वीक किया जाता है और RF को आपका कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ओवरऑल, अगर मैं जनरलाइज करूं तो अगर मैं इसको TMS मानता हूं तो TMS से देखो इस साइड को, इसको बोलते हैं आपका डाउन फील्ड, इसको बोलते हैं आपका डाउन फील्ड, और इसको बोलते हैं आपका अप फील्ड। अप फील्ड ये रीजन होता है आपका अप फील्ड को, मतलब TMS की तरफ टर्मिनोलॉजी यूज होती है आपका अप फील्ड और TMS से दूर होता है आपका डाउन फील्ड, क्योंकि यहाँ पर आपका लो मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो ना यहाँ पर आपका किसका आ रहा है, यहाँ पर आपका जैसे OH का आ रहा है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है, ये आपका TMS पर हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। तो ये होता है आपका हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन, हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। और जबकि इधर को लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन, लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। ये आपका लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इसलिए इसको डाउन फील्ड रीजन कहते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड डाउन फील्ड रीजन। और ये होता है आपका अप फील्ड रीजन, और ये आपका TMS। तो इसलिए फील्ड स्वीप मेथड आपका ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, और जितने भी आपके बुक्स में आपको ग्राफ दिखेंगे जनरली वो फील्ड स्वीप मेथड के दिखते हैं, ठीक है। थैंक यू, और इसको सारे रिवाइज कर लेना। थैंक्स।